दोस्तों, आप सभी का जड़े डायनेस्टी के एपिसोड 70 की नॉवल की एक्सप्लेन में स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पूरा ह्यूमन वर्ल्ड खतरे में है। बीस्ट गॉड की तबाही ने किंगमिंग सेक्ट को खून के समुंदर में बदल दिया। मास्टर डाउजान अपनी सारी हिम्मत और विश्वास खोते खोते आखिरकार हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट कर चुके हैं। अब उनके हाथ में है वो पावरफुल जिक्शियन स्वॉर्ड जिसकी ताकत देवताओं तक को हिला सकती है। एक तरफ है बीस्ट गॉड जिसकी डार्क एनर्जी हर लिविंग बीइंग को मिटा देना चाहती है, और दूसरी तरफ है मास्टर डाउजान जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अनलिश कर दिया है। आसमान कांप रहा है, धरती हिल रही है, और अब ये जंग तय करेगी क्या इंसानियत बच पाएगी या बीस्ट गॉड का अंधकार हमेशा के लिए इस दुनिया को निगल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 70 का ये ग्रैंड क्लाइमैक्स। अब आगे एक विस्फोटक गर्जना के साथ पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली अलग अलग रंगों की रोशनी आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी और जाकर प्राचीन झू शियन तलवार झू शियन स्वॉर्ड पर फिर से इकट्ठी हो गई। अगले ही पल जैसे पूरी सृष्टि फट गई हो, एक आग जैसी चमक ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया। चारों दिशाओं में रोशनी ही रोशनी, मानो पूरा संसार एक तलवार के प्रकाश में समा गया हो। अब झू शियन तलवार रचना फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही विशाल मुख्य तलवार बची थी। उसकी रंग बिरंगी चमक धीरे धीरे एक रंग में बदलने लगी और फिर वो तलवार श्वेत सफेद प्रकाश से धधक उठी। उसकी आभा इतनी प्रचंड थी कि 10,000 झांग लंबी चमक ने पूरे संसार को रोशन कर दिया। उस क्षण हजारों लोग अपनी हैरानी से बाहर निकले। हर नजर आसमान की ओर थी, हर दिल उस दृश्य में खो गया। और फिर क्विंगयून पर्वत पर गूंज उठी जंगली उत्साह से भरी जयकारें। लोगों के दिलों में जो निराशा थी वो पिघल गई। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद जग गई, मानो बुराई कभी अच्छाई को दबा ही नहीं सकती। भले ही असली जीत अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन सबको विश्वास हो गया कि न्याय की किरण अब भी जिंदा है। लेकिन इस भीड़ भाड़ और शोर के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक सफेद परछाई चुपचाप भीड़ से निकल गई। वो परछाई तेजी से पिछले पहाड़ की ओर बढ़ रही थी। हवा चेहरे से टकराई, उसमें ठंडक थी, लेकिन दिल के भीतर जलती हुई आग को वो कैसे रोक पाती। वह थी लू शुए की। उसका बर्फ सा सफेद चेहरा हल्की लालिमा से भरा था। उसके होंठ कसकर दबे थे और उसकी आंखें पहले ही उस सुनसान पिछली पहाड़ी की गहराइयों तक पहुंच चुकी थीं। आकाश में अब भी अराजकता छाई थी, लेकिन लू शुएची के लिए अब कुछ और मायने ही नहीं रखता था। धीमी धीमी एंशंट प्राचीन गीत की ध्वनि, दिल की गहराई से उठती एक खामोश पुकार, उसकी लहराती सफेद पोशाक के साथ हवा में दूर तक चली गई और वो दौड़ पड़ी एक अज्ञात अनदेखे भविष्य की ओर। कंपेयर टू द फिनोमिनल ग्रेट बैटल चल रही थी फ्रंट माउंटेन पर, यह लड़ाई बिल्कुल अलग थी। ये थी घोस्ट ली और लिन जिंग्यू की लड़ाई। दो बचपन के दोस्त जो कभी भाई जैसे थे, आज आमने सामने खड़े थे। स्केल छोटा था, लेकिन इंटेंसिटी उससे कहीं ज्यादा। दोनों के टकराने से मानो तूफान उमड़ पड़ा हो। कभी दूर जाकर अलग हो जाते, कभी पलटकर फिर भिड़ जाते। उनकी लड़ाई की लपटों में इल्यूजरी मून केव का पूरा इलाका तबाह हो गया। पेड़ या तो टूट गए, उखड़ गए या बीच से दो हिस्सों में बट गए। यहाँ तक कि ठोस और मजबूत जमीन भी उनकी ताकत को सह नहीं पाई। हर तरफ गहरे गड्ढे और टूटी हुई चट्टानें नजर आ रही थीं। अगर सिर्फ कल्टीवेशन और पावर लेवल कंपेयर करें तो गोस्टली क्लियरली स्ट्रॉन्गर था। उसने अलग अलग सेक्ट्स की ट्रू वेज सीखी थी, साथ ही ईविल सेक्ट के 3 वॉल्यूम्स भी प्रैक्टिस किए थे। उसकी मार्शल स्किल ऑर्डिनरी वॉरियर्स से कहीं ऊपर थी, वर्ल्ड के एलीट फिगर्स में गिनी जा सकती थी। इस कंपैरिजन में लिन जिंग्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इस वक्त की लड़ाई में न जाने क्यों दोनों बराबरी पर नजर आ रहे थे। और इसका कारण स्किल नहीं बल्कि इमोशन था। लिन जिंग्यू इनहेरेंटली हॉट ब्लडेड था। पिछले 10 सालों से वो फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में एक रहस्यमयी एल्डर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वहां उसने स्ट्रॉन्ग और फियर्स मार्शल आर्ट सीखे जो उसकी नेचर के साथ परफेक्टली मैच करते थे। साथ ही उसके हाथ में थी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड जिसकी ताकत नो रिटर्न थी, यानी हर वार सीधा घातक। इस पल लिन जिंग्यू पूरा गुस्से में था। उसकी हर स्ट्राइक में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसकी तलवारें ऐसी लग रही थीं मानो 100 साल पहले का लेजेंडरी वॉरियर वान जीनी वापस आ गया हो। गोस्ट ली की स्किल्स बहुत हाई थी, उसकी फाउंडेशन भी मजबूत थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी वीक स्पॉट थी। जब उसने चिंग यून सेक्ट का ताइजी श्वान चिंगवे और टियान यिन टेम्पल का ग्रेट ब्राह्मण विजडम एक साथ प्रैक्टिस किया तो दोनों एक दूसरे से टकराते रहे। इस वजह से उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गई। बाद में उसे टियान शू के जनरल प्रिंसिपल्स मिले जिससे दोनों ट्रू वेज आपस में जुड़ गए और उसकी कल्टिवेशन बहुत तेज बढ़ी। लेकिन उसकी फाउंडेशन पहले ही ईविल सेक्ट के स्ट्रेंज आर्ट से बदल चुकी थी। ये आर्ट्स गहरे और रहस्यमयी तो थे, लेकिन अधूरे। ईविल सेक्ट के 3 वॉल्यूम्स में कई क्रिटिकल जगहों पर गैप्स थे, जैसे कोई हाईवे पर चल रहा हो और अचानक सामने खाई आ जाए, आगे जाने का रास्ता ही न बचे। गोस्ट ली भी इन रुकावटों में फंस गया। पिछले कुछ सालों में सिनिस्टर ऑर्ब की विशियस करंट्स ने बार बार उस पर बैकलैश किया और वो पूरी तरह बेबस हो गया। इसी वजह से गोस्ट ली की ताकत कभी पूरी तरह अनलीश नहीं हो पाई। लेकिन इवन देन उसके पास कई ट्रू वेज थे।
भले ही इनकम्प्लीट हों, लेकिन ये स्किल्स इतनी रहस्यमयी थीं कि ऑर्डिनरी लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लंबी लड़ाई के बाद धीरे धीरे गोस्टली ने बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी। उसके सिनिस्टर ऑर्ब से निकलती लाल रोशनी और खून की गंध, जैसे कोई जहरीला सांप फुफकार रहा हो, धीरे धीरे ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की जेड लाइट को दबाने लगी। बैटल बैलेंस अब गोस्ट ली की तरफ झुक रहा था। लिन जिंगयू दोनों शॉक्ड भी था और गुस्से में भी। पिछले 10 सालों में गोस्ट ली ने चिंग यून को बिट्रे किया था और ईविल सेक्ट ज्वाइन कर ली थी, जिससे वो गुड फैक्शन का दुश्मन बन गया। लेकिन उसने कभी सीधे किंग यून डिसाइपल से लड़ाई नहीं की थी। लिन जिंगयू खुद भी फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में ट्रेनिंग करता रहा, इसलिए दोनों का आमना सामना कभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार डेथ मार्च में मुलाकात हुई थी, इसलिए लिन जिंगयू के दिल में गोस्ट ली की इमेज शायद अब भी वही थी, वो सिंपल स्लो झांग शाओ फैन। बचपन से लेकर जवानी तक, ग्रास टेम्पल विलेज से लेकर चिंग यून हिल तक, लिन जिंगयू हमेशा हर चीज में झांग शाओ फैन से आगे रहा। भले ही उसने शाओ फैन को अपना भाई माना, लेकिन उसके अंदर की गर्वीली नेचर हमेशा शाओ फैन को छोटा समझती रही। सालों तक यही चलता रहा। शाओ फैन न उतना स्मार्ट था, न उतना हैंडसम। किंग यून हिल पर जब सब डिसाइपल्स के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो सीनियर्स ने भी लिन जिंगयू को चुन लिया, लेकिन किसी ने शाओ फैन की तरफ देखा तक नहीं। बाद में जब दोनों अलग अलग वैलीज में गए, लिन जिंगयू लॉन्ग शू वैली और झांग शाओ फैन बिग बैम्बू वैली, तब भी उसकी कल्टीवेशन स्किल्स शाओ फैन से बेहतर थीं। हर स्थिति ये साबित करती थी कि झांग शाओ फैन उससे कहीं नीचे है। बस एक बार 7 ब्रांचेस कॉन्टेस्ट में किस्मत ने शाओ फैन का साथ दिया और वो टॉप 4 में आ गया, जबकि लिन जिंगयू की हाव से हार गया। थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उसने यही सोचा कि सबको असली कारण पता है, इसलिए उसकी राय शाओ फैन के बारे में नहीं बदली। लिन जिंगयू हमेशा उसे ऐसे देखता था जैसे कोई अपने बेकार भाई की देखभाल करता है। जब कोई शाओ फैन को तंग करता तो वो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करता। लेकिन आज जब दोनों लाइफ एंड डेथ की लड़ाई में आमने सामने थे, लिन जिंगयू को शौक हुआ। जिसे वो हमेशा अपने से नीचे मानता था, वो अब उसे पीछे छोड़ चुका था। उसके दिल में अचानक एक इनएक्सप्लिकेबल फ्यूरी जल उठी। उसका तेज और सुंदर चेहरा अब उग्र और जंगली लगने लगा। उसकी प्राउड नेचर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, वो एक्सट्रीम्स तक जाता था, और इस पल वो इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। जेड ग्रीन लाइट ने आसमान को चीर दिया, मानो एक अहंकारी ड्रैगन गरजते हुए क्रोध में पलटवार कर रहा हो। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों योद्धाओं के चारों ओर घूमती हुई पर्पल गैस कॉलम, जो हेवन सीक्रेट सील टूटने के कारण पैदा हुई थी, अब पहले से कई गुना ज्यादा मोटी और प्रचंड हो चुकी थी। उसकी दहाड़ती लहरों ने गोस्टली और लिन जिंगयू दोनों को पूरी तरह घेर लिया था। लिन जिंगयू भले ही इंफीरियर पोजीशन में था, लेकिन अचानक उसकी रिटेलिएशन आग की तरह फूट पड़ी। उसके तलवार वार ऐसे थे मानो पहाड़ ढह रहे हों या समुद्र उफान मारकर सब कुछ बहा ले जाने वाला हो। गोस्टली चौंक गया। उसने देखा लिन जिंगयू उसकी ओर तलवार लिए बढ़ रहा था। हर स्ट्राइक तेज और घातक, जैसे अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से हमला कर रहा हो। गोस्टली ने गहरी भौहें सिकोड़ ली। इतनी देर की लड़ाई और साथ ही किंग यून की पवित्र भूमि पर खड़ा होना। फिर झू शियान तलवार से उठती पर्पल गैस, उसके भीतर की सिनिस्टर ऑर्ब करंट्स अब उसकी सोच पर हावी नहीं हो रही थीं, बल्कि उसकी शुद्ध शक्ति बाहर आ रही थी। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होता जा रहा था। लेकिन उसके सिर के ऊपर आसमान में वही झू शियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन था। पिछले 10 सालों से न दिन न रात उसने कभी उसे भुलाया नहीं था। वो दृश्य उसकी हड्डियों तक में खुद चुका था, और उसी के साथ हर पल ब्याओ की छवि सामने आ जाती थी। ये सब उसके दिल और दिमाग को तोड़ रहा था। फिर उसकी नजर लिन जिंगयू पर गई। पुरानी दोस्ती याद आई और गुस्से की वजह भी समझ आई। फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के उस बूढ़े आदमी की याद ने उसके दिल में अपराध बोध भी जगा दिया, और अब गोस्टली के अंदर लड़ाई करने का मन ही नहीं रहा। एक लंबी सांस भरते हुए उसका दिल और भी बेचैन हो गया। ये जगह अब उसके लिए असहनीय यातना बन चुकी थी। उसका मन बस यही चाहता था, वो तुरंत मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन लौट जाए, ब्याओ को देखे और सब कुछ उसे बता दे। लेकिन उसी पल लिन जिंगयू ने हवा में से एक और तलवार स्ट्राइक निकाली। वह जेड ग्रीन रे बिजली की तरह आसमान को चीरते हुए गोस्टली की ओर आई। गोस्टली का चेहरा गंभीर हो गया। वो 3 कदम पीछे हटा और फिर उसका सोल डिवारिंग स्टिक ऊपर से नीचे गिरा, सीधा ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की धार पर आ टकराया। हवा में टकराव की आवाज गूंजी और जमीन फिर से कांप उठी। लिन जिंगयू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि गोस्टली के हाथ में वही सिनिस्टर ईविल वेपन है, लेकिन उसकी नेचर अपराइट और अनयील्डिंग थी। वो ना पीछे हटा, ना डरा, बल्कि आगे बढ़ गया। उसकी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड मानो पानी में तैरते हुए ड्रैगन की तरह घूमी, ऊपर उछलकर सीधा गोस्टली के चेहरे की ओर बढ़ी। उसने अपनी खुली हुई चेस्ट की भी परवाह नहीं की। गोस्टली की आंखों में एक तेज चमक आई। उस पल अगर वो वार करता तो शायद खुद बुरी तरह घायल हो जाता, लेकिन लिन जिंगयू को घातक चोट पहुंचाने की 90% सर्टेनिटी थी। लेकिन जैसे ही उसने सामने उस परिचित चेहरे को देखा, उसके मन में फ्लैश हुआ बचपन की वो यादें जब दोनों खेला करते थे, और फिर ब्याओ की मुस्कान। इस दुनिया में कितने लोग बचे हैं जिन्हें मैं अब भी चेरिश करता हूँ। एक कड़वी हंसी उसके होठों पर आई।
उसने खुद से सवाल किया और सोल डिवायरिंग स्टिक वापस खींच लिया। फिर इमिनेंट खतरे से बचने के लिए हवा में छलांग लगा ली। लेकिन उसकी वो कड़वी मुस्कान लिन जिंगयू ने देख ली। वो मुस्कान मानो उसका मजाक उड़ाती हुई लगी, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। और तभी गोस्ट ली, जो हवा में था, अचानक रुक गया। उसकी नजर दूर गई। वहां एक सफेद परछाई बिजली की तरह तैरती हुई नजदीक आई। वो और कोई नहीं, लू शुएकी थी। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद, लेकिन उस पर पहली बार 2 आंसू लुढ़क गए। उसकी आंखों में खुशी, गम और हैरानी सब एक साथ थे। उसकी कांपती आवाज निकली, यू, इट्स रियली यू। गोस्ट ली स्तब्ध रह गया, धीरे धीरे जमीन पर उतरा। वही चेहरा, वही आंखें, जिसकी याद सालों से उसकी रूह में बसी थी। वो जिसे मरा हुआ समझता था, आज सामने खड़ी थी। कौन जिंदगी भर अकेला रहना चाहता है? कौन हमेशा तन्हाई में जीना चाहता है? लेकिन उसके जज्बात इतने गहरे थे कि उन्हें छुपाना ही उसका एकमात्र सहारा था। गोस्ट ली बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। और तभी लिन जिंगयू पीछे से फिर वार कर चुका था। ड्रैगन स्लेयर सोर्ड हवा को चीरती हुई आग और तूफान की तरह उसकी ओर आ रही थी। गोस्ट ली हड़बड़ाकर पलटा, लेकिन वो की मोमेंट खो चुका था। जेड ग्रीन चमक उस पर गिरने ही वाली थी। उसके चेहरे पर सिनिस्टर ऑर्ब की लाल लहरें उमड़ आईं। और उसी पल एक हाथ अचानक आगे बढ़ा, जिसने गोस्ट ली का हाथ पकड़ लिया। गोस्ट ली के पूरे शरीर में झटका दौड़ गया, जैसे उसकी सारी एनर्जी गायब हो गई हो। उसके दिल की गहराई से एक भावनाओं का सैलाब फूट पड़ा। उसके दिमाग में बियाओ की चीख गूंजी। वो मुड़ा, लेकिन सामने सफेद कपड़े हवा में लहराते हुए खड़ी थी लू शुएकी। शांगलांग, आसमान में फिनिक्स की तरह गूंजती तलवार की आवाज, कानों को मदहोश कर देने वाली मेलोडी। लू शुएकी की टियानिया सेलेस्टियल सोर्ड, जो शरद ऋतु की नदियों जैसी साफ और धारदार थी, म्यान से निकलकर सीधे ड्रैगन स्लेयर सोर्ड से टकराई। उस क्षण लू शुएकी गोस्ट ली के सामने खड़ी हो गई, उसकी रक्षा करते हुए। उस नाजुक और मासूम चेहरे पर इतना प्यार और अपनापन था कि जैसे पूरी दुनिया की परेशानियां उससे परे हों। लेकिन तभी लिन जिंगयू गुस्से से गरज उठा, माइनस लू जूनियर सिस्टर, तुम पागल हो गई हो क्या? उसकी बात सुनकर लू शुएकी का जिस्म हल्का सा कांप उठा, मानो किसी गहरी नींद से जागी हो। फिर धीरे धीरे उसने अपनी धुंधली मगर बेहद खूबसूरत आंखों से घोस्ट ली की तरफ देखा। उसकी नजरों में सिर्फ वही था और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो एक इजहारे इश्क थी। पागल? शायद बहुत पहले ही मैं पागल हो चुकी हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, और एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। घोस्ट ली कुछ न बोल सका। उसके चेहरे पर उमड़ती हुई काली धारा धीरे धीरे गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक गहरी पीड़ा थी, और सिर झुकाकर उसने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया। पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। लिन जिंगयू भी हैरान खड़ा रह गया, जैसे वक्त थम गया हो और इन तीनों के बीच सिर्फ खामोशी बची हो। लेकिन तभी आसमान गड़गड़ा उठा, एक भयानक धमाका गूंजा और पूरी पहाड़ी धरती हिल उठी। उनकी लेवल की ताकत होते हुए भी तीनों अपने कदमों पर टिक न सके। उन्होंने ऊपर देखा। नीले आसमान के बीच वो ज़ूशियान का आसमानी विनाश अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पल तक पहुंच चुका था। द ब्लेजिंग व्हाइट लाइट फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई, सो डैज़लिंग कि किसी भी इंसान की शक्ल उस रोशनी के गोले में साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लोग सिर्फ ये देख सकते थे कि आसमान में फैलती ये रोशनी पूरे फर्मामेंट को रोशन कर रही थी। यहाँ तक कि राइजिंग सन भी अपनी शर्मिंदा सी झलक दिखा रहा था। पूरे होराइजन में ज़ूशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन का मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनन अपने चरम पर था। अब सिर्फ मेन स्वॉर्ड ही बचा था, लेकिन इसमें समाई शक्ति ने पूरे आसमान की तलवारों को पार कर दिया था। रेवरेंड डाओशुआन की मास ऑफ रेडियंस से निकलती ब्लेजिंग व्हाइट लाइट मेन स्वॉर्ड पर फट पड़ी। सारे स्वॉर्ड्स का रंग बदल गया, 7 रंगों से एक रंग में, फिर सिंगल प्योर व्हाइट में। उसकी ब्रिलियंट स्ट्रेच फॉर 10,000 जंग, मानो एक वाइल्ड स्वॉर्ड आसमान को चीरने को तैयार हो। हिंसक हवाओं में 20 डीटी बादलों के ऊपर हवा कर रहा था। उसकी सैवेज फेस पर खालीपन का ट्रेस था जब उसने देखा वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड जो मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल की आंखें और वाइल्ड चीयर्स के बीच वो ह्यूज ब्लेजिंग स्वॉर्ड धीरे धीरे स्टर्ड, घूमी और सीधे 20 डेटी की ओर फेस किया। उस सिंगल मूवमेंट से ही 20 डेटी के चारों ओर ब्लैक गैस कई झंग पीछे हट गया। डीप इनसाइड द व्हाइट लाइट कोई हैवी पैंट कर रहा था। उसकी आवाज थी होर्स, मानो वाइल्ड बीस्ट की ग्राउल, ट्रैप्ड बीस्ट की चीख। 20 डेटी ने उस स्वॉर्ड और व्हाइट लाइट की मास को घूरा काफी देर तक, और फिर अचानक जोर से हंसा। उसकी लाफ्टर पहले से टेरिफाइंग और होर्स थी, लेकिन अब उसकी लाफ्टर ने पूरे एटमॉस्फेयर को और भी गुंजाया। ऑडियंस में से कोई भी उसकी तरफ साइड लॉन्ग ग्लांस डाले बिना नहीं रह सका। 20 डीटी सिर्फ हंसा, वाइल्ड और अनकेयरिंग, जैसे उसके दिल में कोई रिडिकुलस बात हो, लेकिन शब्दों में कुछ भी नहीं निकला। होराइजन में हवाएं और ज्यादा वायलेंट और कोल्ड हो गईं। ज़ूशियान सेलेस्टियल स्वॉर्ड फोर्स और भी शक्तिशाली होती गई। अचानक हेवन और हेडीज की ओर से कोई सॉफ्ट मिस्टीरियस इनकैंटेशन जैसी आवाज गूंजने लगी, हेवन और अर्थ में रिवर्बरेट करती हुई। दैट मास ऑफ ब्लेजिंग व्हाइट लाइट अचानक हवा में उठी और रिस्प्लेंडेंट ज़ूशियान मेन स्वॉर्ड हिल्ट पर लैंड कर गई। लगभग उसी समय ज़ूशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जैसे कोई फोर्स हेवन को तोड़ सकता हो। दैट स्वॉर्ड अटैक्ड विद अ स्क्रीम, धीमा सा लग रहा था,
लेकिन हेवन और अर्थ में कहीं भी कोई बच न सका। एनकाउंटर डियरी, किल डियरी, एनकाउंटर इमॉर्टल, किल इमॉर्टल। जूशियान। इस दुनिया में अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या शक्ति नहीं बची थी जो इसे रोक सके। लेकिन तभी सफेद रोशनी आसमान में उछली, 10,000 झांग तक फैल गई। वो विशाल जूशियान मेन स्वॉर्ड गरजते हुए नीचे उतरी। काले हाथ जैसे लोहे की अंगूठियां धीरे धीरे और मजबूती से नीचे की ओर झुके। 1 इंच, फिर 1 इंच, फिर एक और। काले हाथ एक एक कर जलती हुई सफेद रोशनी में समा गए और धुंधलाए। वो वाइल्ड स्वॉर्ड अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुप्रीम फेरोशियस डीटी हो, अपने पंजे फैलाए, जान लेने के लिए तैयार, असीम घातक इरादों के साथ धीरे धीरे 20 डीटी के सीने की ओर उतर रही हो। काला धुआं चमक में झिलमिलाया, हवा में तेज सीटी जैसी आवाजें गूंजी। काली रक्त जैसी तरलता चारों ओर छिड़क गई। अंततः जूशियान स्वॉर्ड 20 डीटी के सीने में घुस गई। सफेद रोशनी झिलमिलाई जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। 20 डीटी की त्वचा और मांस धीरे धीरे गायब होने लगे। उसका विशाल शरीर अब इल्यूजरी लगने लगा, लगभग वॉइड में बदलते हुए। 20 डीटी की आंखों में रोशनी कमजोर होती गई। अंत में वो अनपैरेलल्ड सेलेस्टियल स्वॉर्ड का सामना नहीं कर सका। उसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होती गई और जैसे ही 20 डीटी की बॉडी श्रिंक हुई, विशाल जूशियान स्वॉर्ड भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। सिर्फ वो मास ऑफ ब्रिलियंस अब भी चमक रही थी। ये स्थिति तब तक चली जब तक 20 डीटी फिर साधारण मानव आकार में नहीं आ गया। काले धुएं ने एक क्षण के लिए उसे ढक लिया, फिर धमाके के साथ फैल गया। भीड़ ने साफ देखा, वो फिर वही युवा रूप में बदल गया, लेकिन चेहरा पीला, बाल उलझे हुए। ये स्पष्ट था कि उसकी हार तय हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही काला धुआं गायब हुआ, जूशियान स्वॉर्ड भी डिसिपेट हो गई। लेकिन वो मास ऑफ लाइट अब भी 20 डीटी के सामने ठहरी रही, धड़कती हुई, लगातार फ्लिकर करती रही। आखिरकार वो रोशनी एकत्र हुई और बदल गई। वो बन गई जूशियान एंशिएंट स्वॉर्ड, पत्थर जैसी लेकिन पत्थर नहीं, जेड जैसी लेकिन जेड नहीं। और अब ये 20 डीटी के सीने में हॉरिजॉन्टली फंस गई। तेज रोशनी से धीरे धीरे रेवरेंड डाओशुआन की आकृति सामने आई, लेकिन अब उनका चेहरा पहले जैसा दिव्य नहीं था, बल्कि बेहद क्रूर नजर आ रहा था। उनकी आंखें पूरी तरह खून सी लाल हो चुकी थीं। उधर 20 डीटी हाँफते हुए, खून उगलते हुए अपने सीने की ओर देखने लगा। उसके सीने में गड़ी हुई थी जूशियान तलवार, लेकिन उसमें से बहने वाला खून लाल नहीं था। वो दर्द में भी हंस पड़ा और भारी आवाज में बोला, रिमार्केबल, रीमार्केबल। इसके बाद उसने अपने हाथ जोड़कर उसी तलवार को दोनों हथेलियों के बीच कस लिया। अचानक काली ऊर्जा का भयानक विस्फोट हुआ, जो सीधे जूशियान तलवार के अंदर समा गई। हल्की सी आवाज आई और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। डाओशुआन ने तलवार की ओर देखा। उस प्राचीन तलवार पर अब एक दरार उभर आई थी। डाओशुआन बुरी तरह चौंक गया। उसने पूरी ताकत से तलवार को 20 डीटी के सीने से खींच निकाला, लेकिन उसी पल 20 डीटी जोर से दहाड़ा। उसका दर्द पूरे आकाश को हिला गया और उसका शरीर उल्टा उड़ता हुआ आसमान में जा गिरा। डाओशुआन के भीतर भी उथल पुथल मच गई थी। उसकी नसों में हिंसक शक्ति तूफान की तरह टकरा रही थी। वो जानता था किसी भी हाल में इस राक्षस को दोबारा मौका नहीं देना है। लेकिन अब हालात और खतरनाक थे, क्योंकि हेवन सीक्रेट सील जबरन खोल दिया गया था। धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा बेकाबू हो चुकी थी और जूशियान तलवार भी अब टूटने की कगार पर थी। डाओशुआन ने गहरी सांस लेकर 20 डीटी का पीछा करना चाहा, लेकिन अचानक जूशियान तलवार से एक भयंकर शक्ति का प्रहार हुआ। वो सीधे उनके सिर पर लगी और उसी पल उनकी सैकड़ों साल की साधना की नाड़ियां और बिंदु टूट गए। तेज गूंजती हुई आवाज निकली। डाओशुआन का शरीर कांप उठा, सातों छिद्रों से खून बह निकला। उनका हाथ ढीला पड़ा और जूशियान तलवार आसमान से नीचे गिर गई। ये दृश्य देखकर नीचे खड़े लोग दंग रह गए। 20 डीटी गंभीर रूप से घायल होकर भाग गया, लेकिन रेवरेंड डाओशुआन खुद ही गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग 20 डीटी का पीछा करने भागे, कुछ डाओशुआन को बचाने दौड़े। वहीं छोटे शिष्य हैरानी से देख रहे थे कि कई दैत्य जंतु अब भी टोंगटियन पीक पर खड़े थे। तुरंत उन पर हमला हुआ और दानव भी पीछे हटने वाले कहाँ थे। फिर से युद्ध छिड़ गया और तभी किसी ने घबराकर चिल्लाया, जूशियान तलवार! तलवार कहाँ गिरी? ये सुनते ही टोंगटियन पीक पर और बड़ा हंगामा मच गया। हर कोई बेतहाशा इधर उधर तलवार ढूंढने लगा। उधर पीछे पहाड़ों की सीमा पर इल्यूजरी मून केव का बैंगनी धुआं धीरे धीरे छट रहा था। अभी अभी आसमान में जो दिव्य दृश्य हुआ था, उसके बाद लिन जिंगयू, लू शुएकी और गोसली स्तब्ध खड़े थे। लिन जिंगयू ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, लू जूनियर सिस्टर, इसका मतलब क्या है? क्या तुम भी अब संप्रदाय से गद्दारी करना चाहती हो? लू शुएकी चौंकी, कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी नजरें गोसली से टकरा गईं। दोनों की आंखें मिली, मानो एक दूसरे के दिल की गहराइयों में झांक रहे हों। गोसली ने हल्की मुस्कान दी और लू शुएकी के सामने खड़ा हो गया। लू शुएकी ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए आंखों में एक जटिल चमक महसूस की। लिन जिंगयू ने व्यंग्य से हंसी उड़ाई और हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान से एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। तीनों चौंक कर पीछे हट गए। एक चीज आसमान से गिरी धीमी दिख रही थी, लेकिन बेहद तेज थी।
जमीन पर टकराते ही पत्थर की कठोर चट्टानें भी फट गईं। वो एक लंबी तलवार थी, अजीब सी, न पत्थर जैसी न जेट जैसी, परंतु बेहद प्राचीन। उसकी धार पर हल्की सी दरार थी और उस पर साफ लिखा था जू शियान। दोस्तों, ये था वो पल जब रेवरेंड दाओशुआन गिरे, 20 डेटी भाग निकला और जू शियान तलवार खुद आसमान से गिरकर धरती को चीरते हुए सामने आ गई। लिन जिंग्यू, लू शुएकी और गोस्टली, तीनों की किस्मत अब इस तलवार से बंध चुकी है। आगे क्या होगा, कौन उठाएगा इस दिव्य तलवार को, ये जानना होगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एक्सप्लेनर राज ओमेगा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या ये तलवार गोस्टली के हाथों में जाएगी या लिन जिंग्यू के। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।